एक टोकरी भर मिट्टी। बीते जमाने की कथा पत्रिका सारिका ने प्रत्येक भारतीय भाषा की आदि कहानी, पहली कहानी तलाश करने का बड़ा सार्थक प्रयत्न किया था। इसी क्रम में हिंदी की पहली कहानी के रूप में पं. माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में प्रस्थापित किया गया था। इससे पूर्व हिंदी की पहली कहानी के रूप में दुलाई वाली, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष से लेकर 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और 1915 ही में प्रकाशित उसने कहा था तक भी इस चर्चा को खींचा गया था, किंतु हिंदी की पहली मौलिक कहानी के रूप में अब पं. माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जो अप्रैल 1901 के छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्र में प्रकाशित हुई थी, को प्रायः सर्वसम्मत मान्यता प्राप्त हो गई है। हमारी दृष्टि से भी यही हिंदी की पहली मौलिक कहानी कही जा सकती है, क्योंकि इसके बाद हिंदी कहानी का प्रवाह बह चला। मध्य प्रदेश के ही देवी प्रसाद वर्मा ने सप्रे की इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में पेश किया। यद्यपि देवी प्रसाद वर्मा ने पहले एक टोकरी भर मिट्टी को ही सप्रेजी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में प्रस्तावित किया, पर फिर समय को थोड़ा और पीछे खींचने के दुराग्रह में वे सप्रेजी की ही फरवरी 1900 में प्रकाशित सुभाषित रत्न को उनकी पहली मौलिक कहानी बताते रहे। सप्रेजी की कहानियों की सूची इस प्रकार पेश की गई: सुभाषित रत्न जनवरी 1990, एक टोकरी भर मिट्टी अप्रैल 1901 और एक व्यंग्य जून 1990 पर। वास्तविकता यह है कि इनमें से एक टोकरी भर मिट्टी ही पं. माधवराव सप्रे की एकमात्र मौलिक कहानी है, जिस सुभाषित रत्न को देवी प्रसाद वर्मा ने प्रथम मौलिक कहानी के रूप में प्रस्थापित करना चाहा, वह अपने रूपबंध फॉर्म में कहानी में न होकर संस्कृत के सुभाषितों का महत्व प्रस्थापन है। वस्तुतः देवी प्रसाद वर्मा को यह स्वयं स्पष्ट नहीं हो पाया कि वे किसे सप्रेजी की मौलिक कहानी मानते हैं, इसलिए वे अपने आप में विरोधपूर्ण तर्क देते हैं। यदि एक ओर वे सुभाषित रत्न को उनकी प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं, तो दूसरी ओर यह भी कहते हैं, 1.25 साल की कथा यात्रा में उनके विभिन्न प्रयोग उनकी सही कहानी की तलाश को प्रमाणित करते हैं। यह बात भी अलग महत्व रखती है कि एक टोकरी भर मिट्टी लिखने के बाद सप्रेजी ने कोई भी कहानी नहीं लिखी। इससे हमारे कथन की ही पुष्टि मिलती है कि एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। जब हम किसी कृति, रचना या रचनाकार की प्रशंसा करने लगते हैं, तब रुकते कहाँ हैं? उसे 7वें आसमान से नीचे लाकर छोड़ते ही नहीं हैं। हिंदी आलोचना का यह फतवेबाजी का खास अंदाज रहा है। देवी प्रसाद वर्मा ऐसा ही एक टोकरी भर मिट्टी के विषय में कहते हैं। 7वें दशक में कहानी का जो स्वरूप आज हमारे सम्मुख है, उसके सभी बीज इस कहानी में स्पष्ट हैं। नई कहानी के प्रबल पक्षधर कमलेश्वर की वाणी किसी सीमा तक प्रस्तुत कहानी में मिलती है। ऐसा कहकर पता नहीं देवी प्रसाद वर्मा कमलेश्वर को पीछे क्यों खींचना चाहते हैं। 7वें दशक की हिंदी की जिस कहानी को उसकी गुणवत्ता के आधार पर विश्व स्तर की कहानी के सम्मुख सगव रखा गया, उसे वे हिंदी की पहली कहानी में ही बीज रूप में पा रहे हैं। किसी कहानीकार को हिंदी का पहला कहानीकार सिद्ध करने के लिए ऐसे गैरजिम्मेदाराना कथनों की आवश्यकता नहीं है। एक टोकरी भर मिट्टी एक प्रभावी कहानी है, जिसमें वृद्धा की मार्मिक उक्ति जमींदार की वृत्ति ही परिवर्तित कर देती है। एक गरीब विधवा अपनी पौत्री के साथ अपनी झोपड़ी में रहती थी। यह उसकी बहुत पुश्तैनी झोपड़ी थी। उसका बेटा इस झोपड़ी में ही मर गया था। उसके बेटे की बहू भी 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर मर गई थी, और अब यही एक बालिका उसका एकमात्र आधार थी। जमींदार का महल उस झोपड़ी के पास ही था। उसे अपने महल के अहाते को झोपड़ी के स्थान तक बढ़ाने की इच्छा हुई। बुढ़िया से बहुत कहा गया, पर उसने अपनी झोपड़ी नहीं छोड़ी।
किंतु जमींदार ने अपने बल के धन पर अदालत द्वारा झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। विधवा को वहां से निकाल दिया गया। वह कहीं पड़ोस में जाकर रहने लगी। एक दिन जब जमींदार उस झोपड़ी की भूमि पर मजदूरों से काम करा रहा था तो वह बुढ़िया हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। उसने अपनी पोती का बहाना बनाकर बहुत अधिक मिन्नतें करके एक टोकरी भर मिट्टी वहां से लेनी चाहिए, जिससे चूल्हा बनाकर उस पर रोटी बनाकर अपनी पोती को खिला सके। जमींदार ने झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी ले जाने की आज्ञा दे दी। झोपड़ी के भीतर पहुंचते ही वृद्धा स्मृतियों में खो गई। उसकी अश्रुधारा बह चली। किसी प्रकार अपने पर नियंत्रण रखकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली। फिर उसने जमींदार से प्रार्थना की कि उसकी टोकरी उठवा दे। जमींदार पहले तो नाराज होता है, पर वृद्धा के अनुनय विनय को मानकर उठवाने के लिए चल पड़ता है। पर टोकरी उससे टस से मज नहीं होती है। हार कर उसे कहना पड़ता है, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर उस विधवा ने कहा, महाराज आप नाराज न हो, पर जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी है। उसका भार आप जन्म भर नहीं उठा पाएंगे। बुढ़िया के ये मर्म वचन सुनकर जमींदार की आंखें खुल जाती हैं। उन्हें अपने किए हुए पर पछतावा होता है। वह क्षमा मांगते हुए उसे उसकी झोपड़ी लौटा देते हैं। इस प्रकार यह संक्षिप्त सी कथा बड़े प्रभावी रूप से अपनी बात कहती है। एक छोटे से मर्म कथन से असद पात्र का हृदय परिवर्तन कराकर उसे सदकोटि में आदर्शात्मक समाधान के रूप में ला दिया जाता है। किंतु यह इतने कुशल रूप में दिया गया आदर्श है कि कहानी की संवेदना पर भारी नहीं पड़ता और न ही संस्कृत की नीति कथाओं जैसा है। सब कुछ पूर्ण स्वाभाविक, सहज रूप में घटित होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी की पहली ही कहानी में तीव्र सामाजिक संवेदना है। जमींदार के अत्याचार को कहानी समस्या के रूप में उठाती ही नहीं अपितु उसका प्रतिकार भी वृद्धा के माध्यम से कराती है। पहली ही कहानी सामाजिक अन्याय के विरोध में इस प्रकार खड़ी हो सकी। हिंदी कहानी की यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बहुत चुनकर आवश्यक प्रसंगों का ही कहानी में नियोजन किया गया है। यह कहानीकार के कौशल का परिचायक है। कहानी की संक्षिप्ति में एक गहन और व्यापक संवेदना है। कहानी की भाषा शैली भी तत्कालीन कथा लेखकों से कुछ अलग हटकर कहानी विधा की प्रवृत्ति के अनुरूप है। बोलचाल की सामान्य भाषा और ऋजु प्रवाहमयी यथा एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहां पहुंची। कहीं कहीं अत्यंत छोटे छोटे बड़े प्रभावी वाक्य हैं। विधवा झोपड़ी के भीतर गई, यह बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। कहना न होगा कि मिजाज में यह भाषा कहानी के कितनी अनुकूल है। एक जीवनधर्मी गंध लिए हुए कहानी के संवाद भी अत्यंत चुस्त दुरुस्त और स्वाभाविक बन पड़े हैं। कहानी शिल्प की दृष्टि से भी पुष्ट है। इस कहानी ने हिंदी कहानी को बहुत दूर तक प्रभावित किया। सुदर्शन की हार की जीत कहानी में भी बाबा भारती के ऐसे ही छोटे से मर्म कथन से डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार यह कहानी कला की दृष्टि से पर्याप्त निखरी हुई और प्रभावी